देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। लगातार 9 दिनों तक जो सत्र चले, इन सत्रों में एक दिन भी व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन 10वां दिन मानो विपक्ष के विधायकों का पारा टाइट था और इस कदर हंगामा बरपाया कि 11:22 पर स्पीकर को सदन की कार्रवाई को 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मामला क्या था? मामला था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से राज्य में कई हत्याएं हो चुकी हैं। रांची में एक व्यवसायी को गोली मारी जाती है, हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव को मार दी जाती है, चान्हो में 2 साधु को मारा जाता है। ये स्थिति बनी हुई है और इस पर सरकार को सारे काम को बंद करके सीधे तौर पर इस पर चर्चा करानी चाहिए। हालांकि स्पीकर ने ये बात जरूर कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है, सरकार इसको देखेगी, प्रश्नकाल को चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष के विधायक मानने को तैयार नहीं थे। विपक्ष की ओर से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल वेल में आ गए। उन्होंने कहा कि सरकार को संसदीय कार्य मंत्री हाउस के अंदर है, इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है बतानी चाहिए, राज्य की जनता को जानने का हक है। और इसके बाद सभी भाजपा के विधायक वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और ये स्थिति होती है कि सदन की कार्रवाई पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम जो है सब बजट सत्र में, अगर देखा जाए 10वां दिन था बजट सत्र का सोमवार को, और 10वें दिन आकर के सदन की कार्रवाई को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। यह स्थिति बनी क्यों? वजह क्या था? वजह साफ तौर पर था, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं। एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मार दी जाती है, कोयला व्यवसायी को गोली मारी जाती है। लगातार सवाल आ रहे हैं, चाहे वो टाइगर जयराम महतो उठा रहे हों या फिर बाबूलाल मरांडी उठा रहे हों या अन्य विधायक उठा रहे हो। कोयला अंचल में किस तरह से कोयले का खेल जारी है, इसको लेकर के लगातार बातें हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले हम आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा और इसके बाद राज्य सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, भाजपा विधायक सीपी सिंह और एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर बाद में हंगामा हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। डीजीपी ने क्या कुछ कह दिया है, पहले सुनिए। महोदय, हम सब सदन में बैठे, लेकिन पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार राज्य में हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। जहाँ एक और हम सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई थी। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहाँ गोली मारी गई, फिर उसके बाद चान्हो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अब इन विषयों पर बाकी कामकाज को छोड़ करके हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रश्न आया, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं
सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार बार सवाल बार बार वही उठता है कि बार बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें, अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप बार बार भाजपा को फोन करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी, यहाँ जनता ने सपोर्ट आपको दूसरी बार किया है, किसी और राज्य के क्राइम के आंकड़ों का कैसे करेंगे? हम पूरे हिंदुस्तान को एक राज्य की परिभाषा में देखते हैं। पूरा भारतवर्ष भारत के संविधान से चलता है। अगर हमारे राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं तो क्या अन्य राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं? इन आधार पर मैंने यह कहा कि शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हों, तब मैं आपकी बातों पर आऊंगा। मैं आपसे पुनः दोहरा कर यह कहता हूं कि दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि सजा नहीं होती है, दोषियों पर उनको सजा नहीं मिल पाता है, तो सजा का जो रेशियो है वो ना के बराबर है, कम है। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के चार्जशीट सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, झारखंड पुलिस के चार्जशीट आरोप पत्र सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जो फर्क आपको दिखेगा उससे कल मुझसे सवाल पूछ लीजिए। हत्या कर दी गई। देखिए, कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन यह आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल गलत है ये, जिसने भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। और आपने संज्ञान में दिया है, मैं देखता हूँ, दिखवाता हूँ। अगर जो भी लोग कानून हाथ में लिया किसी को भी मारेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर पे तो पूरा ही सवाल उठ रहा है। बीजेपी को बेशर्म कह रही है, बीजेपी पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे बाबूलाल मरांडी ने। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी काफी, एक सेकेंड, बाबूलाल मरांडी जी काफी सभ्य नेता है, ठीक है। और सदन में बाबूलाल मरांडी जी ने भी कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था। और दूसरी ओर जो है सीपी सिंह, इसने जो लैंग्वेज यूज किया, उन्हें सरेआम हमारे डीजीपी को बेशर्म कहा। ये समझ से परे है, ये बौखला गए हैं, सटिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमारे पदाधिकारी हैं, वो अच्छे पदाधिकारी हैं, आप उनको कैसे बोल देगा? आप कानून व्यवस्था पे बोल सकते हैं, आप बीजेपी को बेशर्म बोल दीजिएगा? इतना हम छूट नहीं दे सकते हैं। तो मैं क्या देना चाह रहा हूँ, ये हमारी सरकार है, यहाँ ये भाजपा की सरकार नहीं कि लन फन आप बोल के निकल जाइएगा। सीपी सिंह जी को मैं कह रहा हूँ, अभी सुधर जाइए, आप सम्मान कीजिए, सम्मान पाइएगा। कभी हमको गाली देते हैं, आज डीजीपी को गाली दे दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने सदन में देखा होगा, मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ,
एकदम दिन रात इनके मन में क्या चलता है, एकदम गाली देते हैं हमको। अरे भाई 18% हमारी आबादी है, हमारे वोटों से सरकार में आए हैं हम लोग। हम ठीक है, हम बैकवर्ड है, नीचा है, हम दलित हो सकते हैं, मुस्लिम में मेरा भी अपना सम्मान है ना। सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे सीपी बाबू, हम बता दे रहे हैं आपको। अपने भाषा को लगाम दीजिए और डीजीपी को आपने जो बातें कहा है उससे माफी मांगिए आप। को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। पहले एनटीपीसी के वरीय अधिकारी की हत्या हुई, अब लातेहार में एक मॉब लिंचिंग का मामला आया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इनके राज में हमेशा खराब है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाने का काम करती है, लेकिन इनका रवैया वही है। जब डीजीपी बोलता हो कि ये प्लानिंग, बड़ी बड़ी जो घटनाएं उसकी प्लानिंग जेल से होती है, मैं तो ये कहूँगा भाई इन लोग के लिए चुल्लू और पानी काफ़ी है। भाई जेल झारखंड के अंदर है ना, जब प्लानिंग हो रही है तो आपका जो खुफिया तंत्र है वो क्या करता है? इनका पुलिस का एकमात्र काम वसूली है, कैसे पैसे उगाही की जाए, सिर्फ यही जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जाए ये नहीं जानते। एक प्रश्न तो बीजेपी पर भी उठ रहा है कि मॉब लिंचिंग का जो मामला है, जब आप लोग पक्ष में थे तो विपक्ष जो था वो इस मामले को बड़ा जोर जबरदस्ती से दिखा रहा था। आप लोग वैसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया उतनी आ नहीं रही मॉब लिंचिंग मामले का। क्या है ये? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सारे मामले को उठाती है। अब आपको नहीं दिख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहाँ तक पहले केस का बात है वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1। हजारीबाग वाला इंसिडेंट है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया। हमारी टीम लगी हुई है और हमने इसमें एक SIT बनाई है और SIT के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने मैंने अभी SP ATS को निर्देश दिया है, एक BNS के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है। उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर FIR किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। तो अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाउस के अंदर जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है वो कहते हैं कि राज्य में कानून का राज समाप्त हो गया है। आलम यह है कि जेएमएम के लोग नारा देते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन में बैठ गया जब तक हेमंत है तब तक उनमें हिम्मत है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। लगातार हत्याएं हो रही है लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, इसलिए सारे कार्यों को रोककर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए, सरकार का जवाब आना चाहिए। और इसके बाद विपक्ष के विधायक वेल में चले आते हैं। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद शून्यकाल लिया जाता है। इसी दौरान भाजपा विधायक CP सिंह सदन के भीतर आते हैं और CP सिंह का जो बयान आया हुआ है वो आप कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने DGP के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि DGP भी विधानसभा गए हुए थे और विधानसभा के पास उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार जो भी कार्य हो, जो भी घटनाएं हो रही है उस पर सरकार काम कर रही है। रांची वाली घटना पर कार्रवाई की जा चुकी है, SIT गठित कर दिया गया है हजारीबाग वाली घटना पर, और कहते कहते एक लाइन उन्होंने कह दिया कि जेल के अंदर से हत्या की साजिश रची जा रही है और इसी को CP सिंह ने पकड़ लिया। और जैसे ही
12 बजे से पुनः सदन की कार्रवाई शुरू होती है। सीपी सिंह ने कहा कि बेशर्मी की तरह से राज्य के डीजीपी बयान दे रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। डीजीपी कहते हैं कि जेल के भीतर से साजिश रची जा रही है हत्याओं की, तो आखिर जेल किसके अंदर आता है? क्या जेल के अंदर से साजिश रची जा रही है तो वो साजिश को नाकाम करने का काम किसका है? ये बातें सिर्फ सीपी सिंह कहते तो समझ में आता। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी इस ओर इशारा किया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा कि अगर डीजीपी ये कहते, हालांकि उन्होंने सुना नहीं है कि डीजीपी ने क्या कहा है, लेकिन अगर उन्होंने मीडिया के समक्ष ये बयान दिया है कि जेल के अंदर से जो है सो साजिश रची जा रही है हत्याओं की, तो इसको रोकथाम का, इसको देखने का जिम्मा किसके अंदर है? डीजीपी इससे बच नहीं सकते हैं और सरकार इस पर भी ध्यान देगी। वहीं जब सुदीप कुमार सोनू से बात की जाती है, सुदीप कुमार सोनू जो है सो सीधा तौर पर आंकड़ा दिखाते हैं। आप पूरे अन्य देशों का, अन्य प्रदेशों का आंकड़ा देख लीजिए, वहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं। हत्या, रेप, ये सब जो कानून व्यवस्था की चीजें आती है इसमें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि झारखंड में कानून का राज होगा, बुलडोजर का राज नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति रोटी सेके, हत्या के नाम पर राजनीति रोटी सेके, कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति रोटी सेके। ये प्रदेश गवाह है कि कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, कई बड़े नेताओं की हत्या हुई है, इस प्रदेश में गवाह है ये। और उस समय जब हत्या होती थी तो वो नक्सलियों के द्वारा होती थी, चाहे वो कॉमरेड महेंद्र सिंह हो या फिर रमेश सिंह मुंडा हो या अन्य नेता जो नक्सलियों के मारे गए। लेकिन आज के समय में कोयले की वर्चस्व की लड़ाई में जो है सो पूरी तरह से पीसा जा रहा है लोग। जो जानकारी मेरे पास आई हुई है कि अगर आप जैसे ही गोला क्रॉस करते हैं, गोला क्रॉस करने के बाद से ही जो है अवैध कोयले का उत्खनन शुरू हो जाता है। कौन है वहां पर, किसके सह पर होता है? और यह भी जानकारी मिल रही है कि राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण है कोयले के खेल में। कोई भी दल अछूता नहीं है कोयले के खेल में, कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है कोयले के खेल में जो अवैध कारोबार हो रहे हैं। यह सच है कि सरकार लगातार 1,36,000 करोड़ रुपए की डिमांड केंद्र सरकार से कर रही है। यह जायज डिमांड है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, केंद्र सरकार के समक्ष रखेगी। केंद्र सरकार के कोयला मंत्री ने राज्य के संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री से बातचीत की है, जो जवाब वित्त मंत्री ने सदन के भीतर भी दिया था कि सब कुछ आकलन करने के बाद राशि देने पर सहमति बनी है। यह बिल्कुल सही है। अगर राज्य सरकार का बकाया है केंद्र के ऊपर तो राज्य सरकार का हक बनता है कि वो केंद्र से पैसा ले। लेकिन राज्य सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि कोयले के कारोबार में जिस तरह से लगातार झारखंड में आग लगी हुई है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। धनबाद में पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था, धनबाद में किस तरह से देव प्रभाकर के एक कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, वहां पर क्या कुछ घटनाएं हुई थी। मैंने आपको दिखाया था कि बाघमारा में क्या घटनाएं हुई थी। कई अन्य जगहों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन क्या हो रहा है, परिणाम उसका क्या आ रहा है? पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, कोयला कंपनी के अधिकारी, एनटीपीसी के अधिकारी को गोली मारी जाती है, कोयला व्यवसायियों को मारा जाता है। जेल के भीतर से यह कहा जाता है डीजीपी के द्वारा कि जेल के भीतर से जो है साजिश रची जा रही है हत्या की। बड़ा सवाल तो यही उठता है कि डीजीपी ने यह कहा कि उद्भेदन 2 दिनों के भीतर कर लिया जाएगा, एसआईटी गठित कर दिया गया है, रांची वाले मामले पर जो है सो अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साहब, ये भी जिम्मेवारी अगर जनप्रतिनिधि उठाते हैं, आप सरकार के मंत्री भी अगर ये बात कहते हैं, ये देखने का दायित्व भी राज्य सरकार की पुलिस का ही है, राज्य पुलिस महकमा का ही है कि अगर जेल के भीतर से अपराधी साजिश रच रहे हैं तो उन जेलों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिन जेलों से इस तरह की साजिश रची जा रही है।
अगर साजिश रांची जेल से रची जा रही है, जिन गैंग का नाम आ रहा है इस मामले में, तो सिमडेगा जेल में छापेमारी करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पानी पर लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है, जो कबूल कर रहे हैं मैंने ये हत्या की है, स्वीकार कर रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है, उसके लिए कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये भी बड़ा जांच का विषय है। अगर जेल के भीतर से साजिश रची जा रही है, तो जेल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारी जो पुलिस बल है वहां पर वो क्या कर रहे हैं? आखिर जेल के भीतर से साजिश रचने के बाद वो संपर्क कैसे साधा जाता है बाहर के बदमाशों से? ये संपर्क सूत्र कहां से बना? ये भी बड़ा सवाल है और इन सारे सवालों का जवाब होना चाहिए। हालांकि आज सदन के भीतर इसका जवाब नहीं आया, लेकिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई को बदस्तूर जारी रखना है और जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह के मामले आते हैं तो इस पर भी सरकार का जवाब आना चाहिए, जो नहीं आया। बहरहाल अब देखना है कि कल सदन का, होली के पहले सदन का आखिरी दिन है मंगलवार को। इसके बाद 17 तारीख तक अवकाश रहेंगे, 18 तारीख से पुनः सदन की कार्रवाई होगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उस समय क्या माहौल आज ही की तरह होता है? क्या फिर कल हंगामा बरपेगा या फिर इस मामले पर कुछ नए पटाक्षेप होने जा रहे हैं? कुछ जानकारी सरकार की ओर से भी दी जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहेगी, तो लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो इन्वेस्टर्स को लेकर के प्रयास किए जा रहे हों, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में जो इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किए जा रहे हैं रांची में, राजधानी झारखंड में, तो उन इन्वेस्टरों का मनोबल घटे नहीं, इसके लिए आवश्यकता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त और दुरुस्त होना जरूरी है। आंकड़े गिना करके आप अपने बातों को तो रख सकते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते हैं कि आपका आंकड़ा अगर कम है तो आप बहुत अव्वल हो गए हैं। हत्या हत्या है, मौत मौत है। अगर आंकड़ा यूपी का ज्यादा है और झारखंड का कम है तो ये कह के नहीं कटा जा सकता। बिहार का ज्यादा है और झारखंड का कम है तो ये कह के नहीं इनकार किया जा सकता है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी पीठ नहीं छुड़ा सकते, अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। आवश्यकता है कि सरकार इसको लेकर के ठोस कार्रवाई करे और उम्मीद करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशील है और इस मामले पर वो बिल्कुल ही कुछ न कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकार के पुलिस महकमे को दिए होंगे, राज्य पुलिस को दिए होंगे। अब देखना है कि इस पर कब तक पटाक्षेप होता है। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।